Hello everyone, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the third lecture of स्थिर वैद्युतिकी. हम पहले लेक्चर में आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरे में कूलम्स लॉ, और आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ. तो बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है. तो बेटा विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें ना, ये तो बहुत थ्योरेटिकल सा पॉइंट है कि वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर विद्युत बल लगे, यानी कि वह क्षेत्र जहां पर आवेश एक विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स की अनुभूति करे, उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं. बोले ठीक है सर. और बेटा और में एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है जो कि क्रक्स है, फंडामेंटल है आज की क्लास का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता. विद्युत क्षेत्र तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा अगर मैं लिखना चाहूं तो बहुत आसानी से ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, क्यू. कोई कहता है कि सर यहाँ पे एफ वेक्टर क्या है और क्यू क्या है, तो एफ वेक्टर का मतलब हो गया विद्युत बल और क्यू का मतलब हो गया आवेश. मतलब हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं. क्या बात समझ में आती है? एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, यानी कि ई वेक्टर को एफ वेक्टर बाय क्यू लिख सकते हैं. यहीं से अगर मैं देख लूं बेटा तो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है कि अगर मैं एफ वेक्टर की बात करना चाहूं तो एफ वेक्टर मुझे कितना निकल के आ जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मेरे पास कोई आवेश को एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई में रख दिया जाए, ठीक, तो ऐसा करने पे आवेश पे कितना बल लगेगा, तो वो बल बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई. असल में बेटा देखो बल दो तरह के सवालों में पूछा जाता है. एक बार तो 2, 3, 4 आवेश रख दे और उनके बीच की बल बात करें, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कूलम्स का नियम. और दूसरा होता है जब आवेश को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और फिर उस पर बल पूछा जाए. तो जब क्षेत्र में रखा जाता है तो बल निकल के आता है क्यू इंटू ई के बराबर. बोले ठीक है सर, इसकी दिशा वगैरह के बारे में भी कोई आइडिया दोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल, सुनते जाना. इसमें बेटा आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, दो चीज़ों पे. अगर मैं बात करता हूँ दिशा की, करेक्ट, ध्यान से सुनना. अगर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे की तरफ है, यहाँ पे भी क्षेत्र रेखाएं कहाँ है, आगे की तरफ. इनके अंदर जो हम आवेश रखने जा रहे हैं, अगर ये आवेश पॉजिटिव है और एक बार आवेश कैसा है, नेगेटिव, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, तो आप खुद दिमाग से देखो प्लस रखने पे एफ वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा समान आएगी, यानी जिधर ई है उधर ही क्या आ जाएगा, एफ. जिधर ई उधर ही एफ. लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो माइनस क्या करेगा, एफ जो है वो ई के विपरीत में लग जाएगा. तो ई अगर आगे की तरफ है तो ऐसे केस में जो एफ लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ. तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता में आप एक आवेश को रख दो और वो आवेश प्लस हुआ तो वो क्षेत्र की दिशा में क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो नेगेटिव हुआ तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसीलिए पॉजिटिव आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्षेत्र की दिशा में चलता है, जबकि नेगेटिव आवेश को रखने पे वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है. यानी प्रोटॉन को अगर आप क्षेत्र में रखोगे तो वो क्षेत्र की दिशा में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा. इसको अच्छे से जो मैं बोला हूं ना वो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेना कि पॉजिटिव आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है और नेगेटिव आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काम आता है ये पॉइंट, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से. बोले ठीक है सर, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन? मैंने कहा यस, हमें बेटा ये सब भी तो पता होना चाहिए कि जो ये हम ई की बात कर रहे हैं वो ई के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं. तो बेटा ई जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो वो एक सदिश है, ठीक. इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आवेश की क्या होती है, कूलाम. तो न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर. ज़्यादा जो काम आती है बेटा वो कौन सी यूनिट काम आती है, वोल्ट पर मीटर काम आती है, करेक्ट. इसके विमीय सूत्र की भी यदि बात की जाए तो बल का होता है m1 L1 T-2, और आवेश को लिखा जा सकता है बेटा A1 T1. A1 T1 का मतलब I इंटू टी, तो A1 इंटू T1 कर दिया. यहां से अगर इसको सॉल्व भी करना चाहो तो ये बनेगा M1 L1
t-3 और a-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये सदिश राशि है, अपने को उसकी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट। तो कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो गई, एकांक आवेश पे लगने वाला विद्युत बल। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास क्या निकल के आ गया, F बराबर QE, यानी आवेश को क्षेत्र में रखने पे कितना बल लगेगा। पॉजिटिव है क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव है विपरीत दिशा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। एक बार के लिए इसको समझ के कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो मैं पहला सवाल बताता हूं, इसके ऊपर क्या है, कह रहा है कि इतने किलोग्राम द्रव्यमान के आवेशित कण को ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर 10 की पावर 6, ये पहला 10 की पावर 6 है, न्यूटन पर कूलम मतलब विद्युत क्षेत्र है, के विद्युत क्षेत्र में रखकर स्थिर रखा जाता है अंतरिक्ष में, कण पे कितना आवेश होगा। तो पहले मैं सवाल समझा देता हूं आपको, आप ट्राई कर लेना, बहुत हल्का सवाल है। कह रहे हैं m द्रव्यमान है, q इसका आवेश है, और हमें कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी मान 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम है, और कह रहा है कि इसको हवा में स्थिर रखा गया। तो अगर ये स्थिर है तो इस पे जो Q आएगा वो Q के बारे में बताना है, कितना आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा और परिमाण कितना आएगा, ठीक। मेरे हिसाब से आप इतना तो समझते हो कि अगर स्थिर है मतलब साम्य स्थिति में है, मतलब जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल ऊपर लग रहा है, करेक्ट। अब आप अपने लेवल पे इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं आगे समझाता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तो बात सीधी सी है कि नीचे की तरफ इस द्रव्यमान पे mg लगेगा, और क्योंकि अगर मुझे इसको साम्य में रखना है तो इस पे बल कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर, करेक्ट। ऊपर की ओर बल लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, QE बल लगाना पड़ेगा, अगर ये E विद्युत क्षेत्र में रखा है, और मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि Q कैसा हो जाए, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव या ऋणात्मक, क्योंकि अगर E नीचे है तो बल ऊपर यानी E के विपरीत दिशा में लगाने के लिए आवेश को ऋणात्मक ही होना पड़ेगा। समझ गए बात को। अब यहां से मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य में रहे, तो यहां पे मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि भाई अपने पास mg बराबर क्या होना चाहिए, QE। तो Q का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, mg बाई E। m का जो वैल्यू है वो हमारे को कितना दिया हुआ है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -6 kg में है, टेंशन नहीं लेना है। g का मान 10 ले लो। E के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 10 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से अगर देखेंगे बेटा तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास, ये 1 5 10 की पावर -5 और 6 -11। करेक्ट, ये निकल के आ जाएगा बेटा। तो यहां से अपन Q की बात कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक तरीके से सवाल तो गति के नियम का है, लॉज ऑफ मोशन का है, लेकिन इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। तो अपने को ये अगर पता है कि भाई विद्युत क्षेत्र नीचे है, अगर आवेश को नेगेटिव करोगे तो बल ऊपर लगेगा और वो QE के बराबर लगेगा, ये करते ही सवाल अपना फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। समझे, करेक्ट। तो अब एक बार के लिए इतना कॉपी कर लो, समझ लो, फिर अपन अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल इसके ऊपर लेते हैं, ठीक है। चलो तुम पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो अगला जो सवाल है वो कहना चाह रहा है कि एक m आवेश और E इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन, E एक प्रोटॉन को आराम से एक विद्युत क्षेत्र E में छोड़ा जाता है, फील्ड D दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं सवाल समझाता हूँ। सवाल ये कहना चाह रहा है कि बेटा अपने पास कोई एक m द्रव्यमान है जिसका आवेश अपने को कितना बोल दिया गया है, E, और कह रहा है कि इसको अपन क्या करें, E के क्षेत्र में छोड़ रहे हैं इसको, समान विद्युत क्षेत्र E। देखो जब तक यहां पर गुरुत्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, पिछले सवाल में बोल दिया था अंतरिक्ष में विराम में है तो अपन ने mg लगा दिया, यहां नहीं बोला है तो नहीं लगाएंगे। यहां तो कुल मिला के एक क्षेत्र है और एक आवेश को छोड़ा जाता है, ठीक है। जब छोड़ेंगे तो इसकी प्रारंभिक जो चाल है वो हमारे पास कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि यदि अगर ऐसा है तो फील्ड में d दूरी तय करनी हो, यानी कि अगर बोला जाए कि इसी को d दूरी तय करनी हो तो d दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा।
ठीक है, डी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टी बताना है डी दूरी को तय करने में। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कोशिश करो कि विद्युत क्षेत्र से जो बल आएगा उससे अपन क्या निकाल सकते हैं और फिर दूरी और समय को कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक, मैं सोल्यूशन बताता हूँ, तो बाकी लोग पॉज करके ट्राई करना बेटा। देखो मेरे हिसाब से तो बहुत सीधा सा फंडा है कि E अगर इधर है तो ऑफकोर्स ही बात है कि इस पे इस तरफ क्या लगेगा, बल। बोले हाँ सर। अगर बल लगेगा तो इसका त्वरण आएगा कि नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आएगा। तो अपन यहाँ से F/m वर्ग के क्या लिख सकते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। F की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, Q × E डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, m। एक बार त्वरण आ गया, आपको U दे रखा है प्रारंभिक चाल, करेक्ट। आपको दूरी दे रखी है S बराबर कितनी, D, और आपके पास त्वरण भी है और आपको क्या चाहिए, T चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से सीधे सीधे एक समीकरण नहीं लगा सकता कि S बराबर ut प्लस हाफ AT²। जो जो चीज़ें वैल्यू हैं वो रख देंगे। जैसे u 0 है तो ये हट जाएगा यहाँ से। आगे अगर इसी इक्वेशन को लिखना चाहें तो S की जगह तो क्या आ जाएगा, D। हाफ 1/2 ऐसे कैसे, A की जगह क्या हो गया, QE/m, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण आया, और साथ में क्या लिख देंगे, हाफ AT²। अब देखो बेटा यहाँ से अगर मैं T लिखना चाहूँ तो कितनी आसानी से लिख सकता हूँ, 2m इधर जाएगा तो 2mD अपॉन QE की पूरा का पूरे का रूट, ये निकल के आ गया टाइम। अब इस सवाल में क्या कर दिया गया, जो समीकरण है वो गतिकी से आया है, काइनेमेटिक्स, और इस चैप्टर का जो पार्ट आया वो F बराबर बस QE आया है, और दोनों को मिला करके एक बढ़िया सा सवाल बना दिया, आसान सा। ठीक है, जिसमें भी बच्चे कई बार फंस जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो कभी भी आवेश को क्षेत्र में जब चलाया जाता है, समय, चाल वगैरह ये सब पूछा जाता है, तो आप दिमाग पे जोर डाल करके इस पे ध्यान रखा करो कि F बराबर अगर QE है, उसी को द्रव्यमान से डिवाइड किया तो त्वरण आ जाएगा। त्वरण आते ही आप कोई भी गति का समीकरण लगा सकते हो। ठीक है, चलो अच्छे से बेटा इसको कॉपी कर लो, समझ लो, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगली स्लाइड के साथ। ठीक है, देखो बेटा एक और सवाल है ना, बस ये अपना मेरे हिसाब से आखिरी न्यूमेरिकल है, फिर अपन क्षेत्र रेखाओं पे बढ़ेंगे। तो देखो ये सवाल कहता है कि 30 मिलीग्राम द्रव्यमान का पेंडुलम बॉब जिस पे इतना आवेश है, तो अपने को आवेश दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, और कह रहा है 20,000 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र क्षैतिज, क्लियर बोल दिया आपकी बार, कर रहा है, G दे दिया, मतलब आपकी बार गुरुत्वीय क्षेत्र को, मतलब गुरुत्वीय बल का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा है कि पेंडुलम के धागे में तनाव बताना है। तो अपन सबसे पहले एक बार डायग्राम बना ले। डायग्राम बहुत बेसिक सा है बेटा, कि यहाँ एक पेंडुलम दिया गया है, ठीक, देखो ध्यान से समझना बेटा, ये एंगल हमें नहीं पता अभी, ये थीटा रहा होगा, ये Q और M जो भी रहा होगा। नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इस तरफ क्या लग रहा होगा, F। ये F क्यों आया, ये F बेटा इसलिए आया क्योंकि हमें बोला गया है कि क्षैतिज में क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र। तो क्षैतिज में विद्युत क्षेत्र यदि दिया है तो ऑफकोर्स F बराबर क्या लगेगा, QE क्षैतिज में, कोई दिक्कत। आवेश भी अपने पास क्या है, प्लस में है, प्लस में है तो जिधर विद्युत क्षेत्र उधर एक बल आ गया। नीचे की तरफ अपने को पता ही है कि mg नीचे लगता है, करेक्ट। इन दोनों की वजह से अगर देखेंगे तो ये एंगल बनाएगा। तो पेंडुलम को अगर आप देखोगे तो mg नीचे खींच रहा है, q इधर लग रहा है, इसलिए पेंडुलम यहाँ से थीटा एंगल पे चला गया। इसके अलावा हमसे पूछा गया कि भाई ये रस्सी में तनाव कितना आएगा वो बता दो, करेक्ट। अगर मैं ये तनाव बताना चाहता हूँ तो मैं सीधा फंडा लगाता हूँ कि भाई तनाव ही अगर चाहिए तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि इस दिशा में जो नेट बल आएगा, नेट बल, क्या वो QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारे पास दो बल दे रखे हैं और कितने एंगल पे दे रखे हैं, 90 पे। भाई F अपना इधर है, mg अपना इधर है, F मतलब QE इधर है और mg इधर है। अब ये दो बल दे रखे हैं अपने को, ये और ये, और दोनों देखो कितने एंगल पे दे रखे हैं बेटा, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे तो अगर कभी भी हमारे पास कोई दो फोर्स या बल होते हैं तो जो उनका परिणामी आता है वो √a² + b² आता है। तो यहाँ √QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर हो गया।
अब मैं ये कह सकता हूं कि जितना बल इस तरफ उतना बल इस तरफ, तो यहां से सीधा सीधा अगर मुझे केवल तनाव ही पूछा है, मैं तनाव को सीधे सीधे लिख सकता हूं अंडर रूट में mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज वगैरह अपन लिख देंगे, राइट। वैल्यू वगैरह लिखनी हो तो अपन सीधे सीधे क्या करेंगे, m अपने को क्या दे रखा है 30 मिलीग्राम, मैं यूनिट तक लिख देता हूँ, मिली मतलब बेटा 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ अब यहाँ पे एक गलती होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती। ये होती है कि अपने को द्रव्यमान रखना होता है किलोग्राम में, अपन मिलीग्राम को लिखेंगे 10⁻³ ग्राम और अपन वहीं छोड़ देंगे ग्राम समझ के, जबकि इसको मुझे पूरा लिखना चाहिए कि 30 × 10⁻³ तो मिली का हो गया, और प्लस ग्राम को भी तो अपने को किस में करना है, किलोग्राम में करना है। कोई दिक्कत इसके अंदर? यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से मुझे किलोग्राम के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये ग्राम में आ गया डिवाइडेड बाई 10⁻³ अब ये किलोग्राम के अंदर गया है, समझे। और साथ में जी का मान कितना है 10, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस, अभी और कर रहे हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि हमें जो द्रव्यमान दिया होता है जनरली बोलता है 1000 ग्राम, तो मैं क्या करता 1000/1000 करता या 1000 × 10⁻³ करता तो किलोग्राम में परिवर्तित करता। अभी मुझे मिली में दिया है, मैंने मिली को जैसे ही 10⁻³ लिखा वो मिलीग्राम को ग्राम बना दिया। अब ग्राम को भी तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो ये मिली का 10⁻³ और किलो के लिए -3 आया इंटू जी। 99% बच्चा बेटा ये 10⁻³ नहीं करता और क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्लस QE की बात करते हैं, Q अपने पास कितना है, सीधे सीधे दिया है 2 × 10⁻6 कूलाम इंटू E जो है वो हमारे पास है 20,000 QE का स्क्वायर। अब बेटा इसको फर्दर कैलकुलेशंस आप कर लेना, है ना, बाकी मैंने पूरी अप्रोच समझा दी है कि कैसे करना है, ठीक। तो जब कभी भी पेंडुलम का केस आ जाए विद्युत क्षेत्र में, तो अपने को जिधर क्षेत्र है उधर अपन ने बल लगा दिया mg नीचे, तनाव के लिए अंडर रूट QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। इनफैक्ट अगर कभी ये थीटा भी पूछ लेना, देखो अपने को इतना तो समझ में आता ही है, ठीक है, ये सब हटा दो, ये सब भी हटा दो। हमें इतना तो समझ में आता ही है कि ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या आएगा थीटा। ऑल्दो पूछा नहीं है सवाल में, अपन लिख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कभी tan थीटा चाहिए हुआ तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। परपेंडिकुलर में अपने पास कितना आ जाएगा f डिवाइडेड बाय कितना mg, यानी कि QE डिवाइडेड बाय कितना mg। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसको भी ध्यान में रख लेना। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार के लिए अच्छे से समझ लो, कॉपी कर लो, दिमाग में बढ़िया से बिठा लो, जब एकदम कॉन्क्रीट हो जाए तो फिर आगे बढ़ना बेटा, है ना, अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं बेटा आगे। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब सारा थ्योरेटिकल है, आज की क्लास का टफ पार्ट खत्म। ठीक है, टफ भी नहीं था, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट खत्म, अब ध्यान रखने वाला है। तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बेटा, एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, और इनका काम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाना। यानी विद्युत क्षेत्र को किसी जगह पे दर्शाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये काल्पनिक होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसके कुछ गुण या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला गुण कहता है कि क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। यानी अगर मैं देखूं ध्यान से तो देखो ये प्लस था धनावेश और ये क्या था ऋणावेश। आप ध्यान से देखोगे तो लाइनें पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, और नेगेटिव के कहाँ जा रहा है, पास जा रहा है। बोले क्लियर, बोले यस सर। दूसरा गुण कहता है, ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण क्या कह रहा है बेटा कि अगर हमारे पास है ना कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है तो उस पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा बना दें तो वो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देगा। मतलब ये कि अगर मैंने मान लो कोई एक ये बनाया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा बनाता हूँ, मान लो इधर बना दी या मैंने इधर बना दी, तो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा बनाई, फिर एक बिंदु यहाँ लिया, यहाँ स्पर्श रेखा बनाई। तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं जो हैं ये यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताते हैं। करेक्ट, बोले ठीक है सर। अगला कह रहा है कि कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, यानी अगर मैं दो रेखाएं बना दूं तो ये ऐसे बनेंगी। अगर मान लो काट दिया तो देखो क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा इधर इस वाले के कारण और एक स्पर्श रेखा इधर इस वाले के कारण। तो इस हिसाब से तो अगर अपन देखें बेटा तो एक ही बिंदु पे कितने दिशा हो गई अपने पास, दो, एक इसके कारण एक इसके कारण, दो दिशाएं तो हो नहीं सकती, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत। यानी दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। बोले ठीक है सर। आपको पर लगता है तो आप पॉइंट बना के बिल्कुल शॉर्ट में लिखी हुई है, एक बार लिख लो और फिर आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो आगे के जो गुण है वो भी समझ लो। अगला गुण कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ध्यान रखना पड़ेगा, बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि ये प्रकृति में कैसा होता है, संरक्षित। कौन सा संरक्षी होता है, स्थिर वैद्युत की बात कर रहे हैं हम। जो रुके हुए आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसा होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। इसलिए कभी भी अगर ऐसी क्षेत्र रेखाएं देखने को मिली तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोले ठीक है सर। आगे, आवेश का परिमाण उस आवेश से जुड़ी रेखाओं की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। इस पे सवाल भी आता है, एक बार समझ लेना। जैसे कि मुझे बोल दिया गया कि भाई एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है और इन पे कुछ क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार बना दी गई। मान लो 1 2 3, मान लो इस तरह से बना दिया। अब आपको बोला कि बताओ Q1 Q2 का अनुपात कितना आएगा और इनकी प्रकृति कितनी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो एक तो मुझे ये समझ में आता है कि ये Q1 से रेखाएं दूर जा रही हैं तो ये प्लस होगा, ठीक, और रेखाएं पास जा रही हैं Q2 के तो ये माइनस होगा। ये तो आ गई प्रकृति। और यदि मुझसे बोला जाए कि आवेश के जो परिमाण होंगे उनका अनुपात कितना होगा, यानी कि रेशो, यानी मुझे अगर Q1 बाई Q2 पूछ लिया गया, ठीक है, Q1 बाई Q2, तो मैं देखो Q1 में कितनी रेखाएं जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं Q1 के आगे लिख दूंगा 6 डिवाइडेड बाई Q2 से कितनी जुड़ी हुई है, 1 2 3 और 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह से आप दो आवेशों का अनुपात निकाल सकते हो अगर उनके डायग्राम में अपने को रेखाएं पता है कि कितनी कितनी रेखाएं किन से जुड़ी हुई हैं। समझ गए? बोले ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रकृति में सतत होती हैं। इसका मतलब बस इतना सा है बेटा कि आपके पास ऐसी रेखा कभी भी नहीं हो सकती जो बीच से टूटी हुई हो। वो हमेशा सीधी रेखा कंटिन्यू बनेगी, सीधी नहीं, जो भी लाइनें बनेंगी वो पूरी बनेंगी, सतत कॉन्टिन्यूस बनेगी, कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस या टूटी हुई नहीं हो सकती, निर्वात के अंदर खासकर जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और 3 प्रॉपर्टीज या गुण हो गए। आप एक बार पॉज करके इनको भी लिख लो, फिर अपन कुछ पॉइंटर्स पे चलते हैं। ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो और आगे बढ़ो। सीधी सीधी बातें हैं, थ्योरेटिकल फैक्ट्स है जो ध्यान रखने हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगला पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो इसका अर्थ है कि वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, यानी कि जितना ज्यादा घनत्व होगा रेखाओं का, रेखाएं जितनी भीड़ भाड़ क्राउडेड आसपास होंगी उतना ज्यादा क्षेत्र प्रबल होगा, और जितना दूर दूर होंगी, खुली खुली होंगी, वहां पे क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल। यानी कि अगर मैं इस तरह से लाइनें बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट 1 है और ये वाला जो पॉइंट 2 है, इन दोनों पे अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं कि E1 जो है वो E2 से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पास पास है और यहाँ पे दूर दूर है। बोले ठीक है सर। अगला पॉइंट, मैंने कहा अगला पॉइंट क्या होता है बेटा कि जो आवेशित सतह होती है ना, यानी कि चालक की हो या किसी भी चीज की आवेशित सतह हो, क्षेत्र रेखा हमेशा उसके लंबवत जाती है। जैसा कि मैंने मान लो यहाँ पॉजिटिव आवेश लिया तो यहाँ नेगेटिव आवेश मान लो है, ये ले रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे रेखाएं जाएंगी, ये तो कंफर्म है, पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये रेखाएं देखो यहाँ से कितने एंगल पे जा रही है, 90 डिग्री पे। बस यही बात हम कर रहे हैं कि रेखाएं जब भी जाएंगी ना किसी भी सतह के जिस पे आवेश है या कोई चालक है, तो उससे कितने एंगल पे जा रही होंगी, 90 डिग्री पे जा रही। क्लियर? बोले ठीक है सर। आप एक बार इन दोनों को भी कॉपी कर लो, फिर अपन अगले पॉइंटर्स पे पढ़ते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखो बेटा, अगला जो पॉइंट है ना वो तुमको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आप अच्छे से समझना, बहुत आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्लियर हो जाएगा। हमें अगर बोला जाए कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर का मतलब तो होता है बेटा चालक, और डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया परावैद्युत। अगर कभी इन दो के बीच में हमसे बोला जाए कि भाई इन दोनों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे आएगा, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। आप ऐसे समझो कि हमने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ले ली, मान लो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक, और हमने क्या किया, यहां पे कोई एक चालक ले लिया, ठीक, इस तरह से। अब क्या होगा, इस चालक हमने ले लिया, ये पूरा बॉक्स, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी ई। तो हमें इतना पता है कि चालक अगर है या कोई भी पदार्थ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव आवेश हमेशा क्या करता है बेटा, क्षेत्र के विपरीत में जाता है। तो यहां पर मैं देखूंगा तो क्या इकट्ठे होने लग जाएगा, नेगेटिव, यहां पे क्या इकट्ठे होने लग जाएगा, पॉजिटिव, करेक्ट। इस कारण अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, यानी कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र ई था, पर विद्युत क्षेत्र में जब चालक या परावैद्युत को रखा गया तो उसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी तरफ जाने लगे। हमने पढ़ा भी है कि नेगेटिव आवेश पे बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, अब फिर से अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक विद्युत क्षेत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र, इसे बोला जाता है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ये एक तरीके से जैसे माध्यम बल लगाता था ना आवेश पे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी माध्यम के अंदर एक प्रेरित हो गया विद्युत क्षेत्र। अब हमसे बोला जाए कि भाई आप बताओ नेट विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो मैं इसके लिए लिख दूंगा कि भाई ई नेट जो आना चाहिए वो हमारे हिसाब से तो ई नेट आना चाहिए कैपिटल ई माइनस ई इंड्यूस्ड। आपको अगर याद हो तो जहां माध्यम का प्रभाव पढ़ाया था कूलम्ब्स नियम में, वहां पे इसको F माइनस FM लिखा था, वहां माध्यम का बल था या माध्यम का प्रेरित EF है, बोलते विद्युत क्षेत्र। ये जो ई नेट निकल के आता है बेटा, ये निकल के आ जाएगा E डिवाइडेड बाय कितना, K नॉट। और केवल अगर मुझसे पूछा गया कि माध्यम में कितना प्रेरित हुआ है, तो माध्यम का ये इंड्यूस्ड कभी चाहिए हुआ तो आएगा E1 माइनस 1 बाई के नॉट। ये सेम फॉर्मूले थे वहां, बस F के टर्म में थे, यहां पर E के टर्म में। तो ये दो चीजें अपनी निकल करके आ गई कि किसी माध्यम को, पदार्थ को आप बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखो तो उस पर नेट क्षेत्र जो आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, करेक्ट। यानी ई नेट जो है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर विपरीत दिशा में एक ईएमएफ विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। तो ये E माइनस ई इंड्यूस बराबर ई नेट, जो कि E बाय के नॉट के बराबर है। के नॉट वापस वही है, परावैद्युत नियतांक, करेक्ट, या सापेक्ष पारगम्यता, और E इंड्यूस E1 माइनस 1 बाय के नॉट। अब यहीं से अपन एक स्पेशल स्टार पॉइंट बना के लिख देंगे कि भाई यदि हम चालक की बात करते हैं तो हमें पता है कि चालक का जो के नॉट है वो कितना बताया था बेटा, अनंत बताया था। अनंत डालोगे तो E बटा के नॉट क्या हो जाएगा, 0। यानी एक चालक के अंदर E नेट जो आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0, 0। यानी एक चालक को आप बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दो तो उस पर कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसके अंदर नहीं आएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जब तक चलते जाएंगे जब तक बाहरी क्षेत्र को पूरा का पूरा कैंसिल करके 0 ना करें। बोले ठीक है सर, चालक में समझ में आ गया। परावैद्युत में फॉर्मूला है, वो के नॉट पे निर्भर करेगा। तो ये दो चीजें हैं बेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अच्छे से इसको समझ के अपनी कॉपी में लिखो, ध्यान रखो, दिमाग में बैठाओ, जब क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ो। मैं क्लास को आगे लेके चलता हूं बेटा, बस लास्ट पॉइंट और बचा है। देखो बस मैं वही चीज आपको डायग्राम से समझाना चाह रहा था, बस फिर खत्म कर देंगे क्लास। कि जैसे मान लो ये मेरे पास परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है बेटा, कंडक्टर, चालक। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर में यहां पे विद्युत क्षेत्र था, ठीक। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हुआ, ऐसे समझो कि यहां मैंने जब कंडक्टर रखा तो यहां प्लस था, तो यहां पे क्या आ गया, इसके चारों तरफ माइनस, ऐसा।
और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव। अगर आप ध्यान दोगे तो अंदर कोई भी रेखा नहीं है, क्योंकि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दोगे तो जो भी रेखाएं आ रही है ना, वो कितने एंगल पे आ रही होंगी, 90 डिग्री पे। जितनी भी क्षेत्र रेखाएं वो सब कितने पे, 90 पे। ये भी अपन ने बताया था कि चालक पे या आवेशित जो सतह है उस पे क्षेत्र रेखा हमेशा कितने एंगल पे गिरती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पॉजिटिव से चालक पे गिरी, इधर नेगेटिव चालक से दूसरी प्लेट की तरफ चली। इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, मतलब चालक के अंदर नहीं जाएंगी, बाहर से चालक की सतह तक, फिर चालक की सतह से बाहर, वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे। इसी की जगह बेटा अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत रख दिया तो इसके अंदर तो क्या होगा, जो भी रेखाएं ना वो दूर से चली जाएंगी। यहाँ तो क्या था, चालक था तो उसके पास में आकर्षित हो गई। यहाँ पे ऐसे ना हो के रेखाएं जो हैं वो दूर दूर से चली जाएंगी, ऐसे, समझे। और इसके अंदर भी अगर कोई पूछ ले कि भाई ई नेट कितना आएगा, तो इसके अंदर कभी भी देखेंगे तो ई नेट जो है वो 0 नहीं होगा, कुछ आएगा। लेकिन इसके अंदर जब देखेंगे तो ई नेट जो है वो कितना आएगा, 0। समझे, ये डिफरेंस आ जाता है। तो इन रेखाओं के डायग्राम वगैरह को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। दैट्स इट फॉर आज की क्लास में। हमने बस इतना ही देखा है बेटा, विद्युत क्षेत्र, तीव्रता, उसके न्यूमेरिकल और क्षेत्र रेखाएं की प्रॉपर्टीज। अब अगली क्लास में अपन चालू करेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। यानी कि अलग अलग बॉडीज के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, जैसे एक बिंदु आवेश के कारण, खोखले गोले के कारण, बेलन के कारण, तार के कारण, वो सब अपन अगली क्लास में चालू करेंगे, जो कि अपना थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, आप पढ़ो अच्छे से ध्यान लगा के, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।